चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के जौलजीबी मेले में पहुंचे। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में आयोजित जौलजीबी मेला 2024 का शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और विधायक बिशन सिंह चुफाल उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं पिथौरागढ़ के जौलजीबी का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। बरसों से जौलजीबी का ये मेला भारत और नेपाल के बीच भी सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी आगे बढ़ाने का काम करता आ रहा है। ये मेला निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां भी समय के साथ खड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से पहले इस मेले का एक अपना स्वरूप था, वो कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कहीं न्यूनता आई है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ भी ये मेला हमारे छोटे व्यापारियों का, कारीगरों का, किसानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें एक मंच प्रदान करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देख रहा था यहाँ पर जम्बू से लेकर सेकुआ, गंधरायनी, अनेक प्रकार की जो औषधियां जो हमारे खान पान का हिस्सा हुआ करती थी, उसको भी कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने के लिए ये मेला हमारा बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और सीमांत क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को अब जिनको देश का अंतिम क्षेत्र कहा जाता था, अंतिम गांव कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधारणा को बदला है और अब उन क्षेत्रों को अंतिम गांव के रूप में न कहकर, अंतिम क्षेत्रों के रूप में न कहकर, उन सभी गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दे दी है। चाहे हमारा यहाँ का नाभी का गांव हो, चाहे गुंजी हो, चाहे हम माड़ा गांव की बात करें चमोली जनपद में, या हम मलारी की बात करें, या हम उत्तरकाशी जनपद के हम नेलांग और जादौन की बात करें, ऐसे अनेक गांव हैं जिन गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा दी जा रही है। हमारे पिथौरागढ़ जनपद के भी कई सारे गांव हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे, अभी भाई अजय टम्टा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया, आदि कैलाश यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी यात्रा के बाद इस क्षेत्र में आवागमन बढ़ा है। अनेक हमारे कारोबारियों का, व्यापारियों का, होटल वालों का, टैक्सी वालों का अनेक प्रकार से व्यापार बढ़ा है और पिछले साल की तुलना में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस बार आदि कैलाश के दर्शन किए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है, इसमें रुकने वाली नहीं है। इससे निश्चित रूप से हमारे इन क्षेत्रों को एक नया व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हमारी सरकार आज किसान भाइयों की आय को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। हमने राज्य में मड़ुआ, झिंगोरा और भी जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे राज्य के अंदर होने वाले उत्पाद हैं उन सभी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन का काम किया जाएगा, उनको खरीदा जाएगा, विपणन का अवसर मिलेगा। इसलिए जो हमारी परंपरागत खेती है उस खेती को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जो लोग जो परंपरागत खेती को छोड़ चुके हैं अब फिर से वो उस दिशा में वापस लौट रहे हैं, फिर से खेती करना प्रारंभ कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि एक समय में, मुझे लगता है जो पुराने लोग होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे, जो नए हैं शायद उनकी महत्ता अभी उनको उस प्रकार से पता कम होगी कि एक समय मड़वे की रोटी और इसका फाड़ा ये गरीब लोगों का भोजन हुआ करता था और आज बड़े बड़े अमीर लोग मड़वे की डिमांड करते हैं कि इसमें फाइबर होता है, इसमें औषधि गुण होते हैं। तो इस प्रकार से सारा समय बदल रहा है, हम फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। भाइयों बहनों, साथ ही हमने किसानों की जो आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी निर्णय लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि ब्यास घाटी के लोग, अभी हरीश धामी जी कह रहे थे, ब्यास घाटी, दारमा घाटी और हमारे गुंजी क्षेत्र के उस घाटी के लोग परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। सेब और अखरोट के बगीचे तैयार कर रहे हैं। धारचूला और मुंशियारी का राजमा, कुट्टू का आटा भी आज
बाजार में विशेष पहचान बना रहा है। आज इस सुदूर क्षेत्र में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के कारण हमारे किसान अपनी उपज को आसानी से शहरों की मंडियों तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच भराड़ीसैंण से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी दौरे पर पहुंचे हुए हैं, 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। सीएम धामी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में किया रात्रि विश्राम। विधानसभा सत्र के अलावा पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में किया रात्रि विश्राम। गैरसैंण में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात। मुख्य सेवक धामी ने जाना जनता काल, विकास कार्यों का भी किया निरीक्षण। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। विकास कार्यों में लाई जाए तेजी, गुणवत्तापूर्वक कार्य पर दे विशेष ध्यान। सरकार भराड़ीसैंण क्षेत्र में सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए प्रयासरत, कह रहा सीएम धामी का। गैरसैंण के सर्वांगीण विकास के लिए रोड मैप किया जा रहा है तैयार। तो वही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू फिश एक्वेरियम में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया है। कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए देश के विकास में उनके योगदान को याद किया और स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, और आज के दिन पूरे भारतवर्ष में उनके जन्मदिवस को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे वक्त में देश की कमान संभाली जिस समय गुलामी की जंजीरों से भारत मुक्त हुआ था, और उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी जिस पर चलकर आज भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ मना रहा है। हमें ऐसे ऊर्जावान, जिन्होंने देश की आज़ादी में पूर्ण योगदान दिया, देश को आज़ाद होने के बाद जब देश को एक सशक्त व्यक्ति और सशक्त नेता की जरूरत थी, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इस देश की सेवा में तत्पर होकर कार्य किया। और औद्योगिक जो भारत के जो निर्माता उन्हें कहा जाता है, और जिस तरह से पूरे देश में डैम्स, फैक्ट्रियाँ, कार्य हैं उस समय के, जिन के बदौलत इस देश की नींव रखी गई और आज देश खड़ा है। और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी ऐसे प्रेरणा स्रोत जो व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, ऐसे हमारे जो पूर्व के प्रधानमंत्री नेता हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, जिनको कि चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, उसी रूप में आज 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में पूरे देश में उत्साह के साथ उनके जन्मदिवस को मनाया जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो शख्सियत इस देश की हुई जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने पूरे परिवार, पिता से लेके लड़की, लड़का, नाती तक के लोगों को इसमें झोंक दिया था। आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कॉलेज में बाल सभा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम भी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत, नागेंद्र पोखरियाल और रामगोपाल रतुड़ी के दीप प्रज्वलित करके किया है। मौके पर छात्रों पर अध्यापकों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने बाल दिवस के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार बच्चों के सम्मान और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाती है। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुरारा ने बताया कि आचार्य रजनी गर्ग ने मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कार्यक्रम में सम्मानित किया है। छात्रों ने भी बाल दिवस से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर अध्यापकों का दिल जीता है। छात्रों ने बताया कि जिस प्रकार का सम्मान उनको विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मिलता है, उससे वो काफी खुश हैं। ये सम्मान उन्हें अपनी पढ़ाई के प्रति और ज्यादा बेहतर करने के लिए जिम्मेदार बनाता है। बनौरी क्षेत्र के विद्यालयों में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। चौकी प्रभारी धनौरी हेमदत्त भारद्वाज ने जसवावाल गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को बाल दिवस मनाने की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही बच्चों के बीच मिठाई और पेन पेंसिल का वितरण किया गया। बता दें कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद संसद ने उनके जन्मदिन को देश में
आधिकारिक बाल दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव जारी किया था। देश में तब से लेकर आज तक भारत के पहले प्रधानमंत्री की जयंती मनाने के लिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाने लगा। और इस बीच आशारोड़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड में नहीं थम रहा हादसों का सिलसिला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अल्मोड़ा और देहरादून के बाद आशारोड़ी चेकपोस्ट पर हुआ बड़ा हादसा। आशारोड़ी चेकपोस्ट पर कई गाड़ियां आपस में टकराई। सेल्स टैक्स विभाग की रूटीन चेकिंग के दौरान हुआ भीषण हादसा। सेल्स टैक्स कर्मियों और पीआरडी जवानों ने यूटिलिटी वाहन को अचानक रोका। यूटिलिटी वाहन चालक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहे वाहनों की आपस में हुई टक्कर। पीछे से आ रहे बड़े कंटेनर ने सभी को रौंदा। यूटिलिटी ड्राइवर की मौके पर हुई मौत। 2 सेल्स टैक्स कर्मी, 1 पीआरडी जवान और अन्य काफी गंभीर रूप से चोटिल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने हादसे की जांच की शुरू। तो वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान जारी है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने संयुक्त सचिव के निर्देशन में खान पीरपुरा नया बाईपास मंगलोर में दानिश द्वारा विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त किया। वहीं दूसरी तरफ मंगलोर, देवराज और पीरपुरा मंगलोर में जुल्फिकार अली द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया गया। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव ने कहा कि अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। नैनीताल में वनाग्नि की रोकथाम के लिए वन प्रभाग द्वारा जगह जगह गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं ओखल कांडा रेंज में वन प्रभाग के वन सचिव चंद्रशेखर जोशी के नेतृत्व में वनाग्नि संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को वनों की सुरक्षा और जंगलों को आग से बचाने के टिप्स दिए। वन सचिव चंद्रशेखर जोशी ने सभी सदस्यों को वनों में आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों की सूचना विभाग को देने का आग्रह किया है। साथ ही कृषि में जैव खाद का उपयोग करने और प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की अपील की। और इस बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीमा डेंटल कॉलेज में लगाया गया है डोनेशन कैंप। ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। रोटरी क्लब ऋषिकेश देवास ने सीमा डेंटल कॉलेज में लगाया है ये ब्लड डोनेशन कैंप। 120 छात्र छात्राओं ने दी अपनी भागीदारी। 80 यूनिट ब्लड किया गया एकत्रित। देवास क्लब के मेंबर्स ने सीमा डेंटल कॉलेज के डीन और उनकी टीम को तुलसी का पौधा और तुलसी माला से किया सम्मानित। ब्लड डोनेशन कैंप में अध्यक्ष तनु जैन, सचिव डॉक्टर शुभांगी रैना और क्लब एडवाइजर राजीव गर्ग रहे उपस्थित। देवास क्लब के एडवाइजर राजीव गर्ग ने ब्लड डोनेशन में भागीदार बने छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर किया उत्साहवर्धन। भविष्य में भी इस तरह के मेडिकल कैंप लगाए जाते रहेंगे, कहना है तनु जैन का। हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। इस दौरान विभाग द्वारा 60 लीटर कच्ची शराब और लगभग 1500 किलो लहन सामग्री नष्ट की गई है। वहीं आबकारी अधिकारी हरीश जोशी ने शराब दुकानदारों को नियमावली पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनता से अवैध शराब कारोबारी की सूचना विभाग को देने की अपील की। आपको बता दें, लंबे समय से आबकारी विभाग को ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही थी, जिस पर लगाम लगाने के लिए विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश में बारकोड से पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले सावधान हो जाएं। शहर में फर्जी पेमेंट की ट्रांजैक्शन दिखाकर सामान खरीदने वाले गिरोह के लोगों के सक्रिय होने की आशंका है। लापरवाही आपको हजारों लाखों का चूना लगा सकती है। पुलिस की साइबर सेल ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की है। बता दें कि त्रिवेणी घाट पर 3 महिलाओं सहित 4 लोगों को दुकानदारों ने फर्जी पेमेंट करने की आशंका के चलते पकड़ लिया। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि चारों ने मिलकर कई दुकानों से सामान खरीदा और बारकोड पर पेमेंट की फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाकर फरार हो गए। खाते में रकम नहीं आई तो दुकानदारों ने चारों की तलाश शुरू की और उन्हें बाजार में कुछ दूरी पर पकड़ लिया है। दुकानदारों ने फटकार लगाई तो चारों माफी मांगते हुए नजर आए। आरोपियों ने
टेक्निकल प्रॉब्लम होने का दावा करते हुए दोबारा पेमेंट की, जिसके बाद मामला रफा दफा हो गया। इस घटना के बाद दुकानदारों को आशंका है कि शहर में कहीं फर्जी बारकोड पेमेंट करने का कोई गिरोह सक्रिय तो नहीं है। व्यापारी नेताओं ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए दुकानदारों को सतर्क रहने को कहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये अपनी तरह से कहें एक अजीब ही मामला है कि जब बारकोड से स्कैन करके पेमेंट की जा रही है तो ट्रांजैक्शन तो सक्सेसफुल दिखाया जा रहा है, लेकिन पेमेंट जिसको जानी है वहां पेमेंट नहीं पहुंच रही। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ पूरा मामला है, वो आपसे जानेंगे। देखिए, इस समय पे जो शहर के अंदर समझे या देश के अंदर समझे, किसी न किसी प्रकार से धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक जो ज्यादा मामले थे वो साइबर ठगी के थे, लेकिन अब जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि लगातार जो है पेमेंट वो डिजिटल मोड में होती जा रही है। कोई भी व्यक्ति अब अपने पास कैश नहीं रखता है। किसी भी दुकान पर, किसी भी मॉल में या कहीं पर भी कोई खरीदारी करता है, कहीं किराया देना होता है, तो वो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट पर ही विश्वास कर रहा है। और इस ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ इसको इजी बनाने के लिए जो है अब बारकोड की सुविधा जो है वो बनाई गई है। कई कंपनियों के द्वारा जगह जगह दुकानों पर, रिक्शाओं पर, परिवहन के जो संचालित होते हैं वाहन, उन्हीं पे जो है बारकोड लगे होते हैं। और जब व्यक्ति उस बारकोड पर पेमेंट करता है तो वो रकम जो है या तो वॉलेट में चली जाती है या वो सीधे डायरेक्ट खाते में जाती है। उसका एक मैसेज जो है मोबाइल पर आता है और कई बार जो है ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल होती है, लेकिन कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये जो है खाते में पेमेंट नहीं आती और बाद में आती है। और इस बात का फायदा जो है वो कुछ जो ठग हैं उठाते हुए इस समय पर नजर आ रहे हैं। देश में कई बार ऐसा मामला सामने आया है, जब पेमेंट करने की नौबत आती है तो पेमेंट तो करी जाती है, लेकिन अपने मोबाइल पर जो पेमेंट करने वाला होता है वो सक्सेसफुल का मैसेज दिखा देता है, लेकिन जो रिसीवर होता है उसके पास किसी प्रकार का मैसेज नहीं आता है। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें धोखाधड़ी की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। कल ऋषिकेश में एक ऐसा मामला आया था जहाँ पर जो है त्रिवेणी घाट रोड है, वहाँ पे 3-4 लोग जो है, जिसमें 3 महिला थी, टोटल मिला के 4 लोग थे। उन्होंने कुछ सामान की खरीदारी करी 2-4 दुकानों पे और वहां पर उनको पेमेंट करी, लेकिन पेमेंट करने के बाद जो है मोबाइल पर तो सक्सेसफुल दिखाया गया, लेकिन रिसीवर के पास जो है खाते में पैसे नहीं पहुंचे। तो बताया ये गया कि हो सकता था कि उस समय पे कुछ टेक्निकल इशू रहा हो, पेमेंट ना आई, लेकिन काफी देर तक जब पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो लोगों को शक हुआ और उन्होंने जो है उन 4 लोगों को बाजार में जो है ढूंढ करके रोक लिया और उनको बताया कि ये आप फर्जी पेमेंट कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं है। तो उन्होंने भी ये दावा किया कि नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर ऐसी बात है तो हम दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन लोगों का शक इस बात का है कि कहीं इस प्रकार की धोखाधड़ी कहीं और जगह ना हो रही हो, इसलिए जो व्यापारी नेता हैं उन्होंने सब दुकानदारों को जो है आगाह किया है कि वो अलर्ट रहें, क्योंकि इस प्रकार से यदि 10-10 हजार रुपए की, 5-5 हजार रुपए का कोई सामान खरीदेगा और फर्जी ट्रांजैक्शन करके दिखाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान जो है एक मार्केट को हो सकता है। तो उन्होंने अब अपने अपने दुकानों पे एक नोटिस लगाना शुरू कर दिया है कि जब वो ट्रांजैक्शन करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो वो मान्य तभी होगी जब मोबाइल पर मैसेज आएगा या खाते में बैलेंस शो करेगा, नहीं तो इसके लिए वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो लोगों के अंदर एक जागरूकता बहुत इस समय पर जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड के कई इलाकों में ऐसा पहला मामला सामने आ चुका है जहां पर बारकोड के माध्यम से पेमेंट करी गई और फर्जी जो है पेमेंट दिखा करके जो है उनको जो है वहां पर जो है दिखाया गया और बाद में वो धोखाधड़ी में गिरफ्तार हुए। फिलहाल इस मामले में कोई पुलिस के पास शिकायत नहीं हुई है। दुकानदारों ने उनको फटकार लगाई और पेमेंट करने के बाद उनको जो है चलता कर दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में इस समय पर एक संशय है, एक शक है, तो उसको लेकर के एक जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। पुलिस के साइबर सेल ने भी जो है लोगों को जागरूक करने का काम किया है कि इस प्रकार से वो जागरूक बने कि किसी भी प्रकार से वो ठगी का शिकार ना बने, खुद भी जागरूक हो और लोगों को जागरूक करने का काम करें। दीपक, इस तरह के जो मामले हैं वो देखते हैं कि लगातार सामने आते हैं। उत्तराखंड से भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। क्या ऋषिकेश में इस तरह का ये पहला मामला है या इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं? क्योंकि अगर ये पहला मामला है तो हो सकता है, क्या पता है, टेक्निकल फॉल्ट ही हो, लेकिन अगर इस तरह के मामले आते रहते तो अब लोगों को सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या ये लोग वाकई में लोगों को निशाना बनाने लगे हैं, क्या ठगी कर रहे हैं उनसे? बहुत अच्छा सवाल संदीप आपने किया है। देखिए, ऋषिकेश में अगर ऑन द रिकॉर्ड हम बात करें तो ऐसा कोई भी मामला अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। हालांकि बारकोड लगाने वाली जो कंपनियां होती हैं उनके जो
सप्लायर होते हैं जो लगाने के लिए आते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की धोखाधड़ी के मामले पहले सामने आए हैं, जिसमें मामला जो है पुलिस के पास भी पहुंचा है और उसमें ये बताया गया था कि बारकोड लगाने के लिए वो लोग आए और उस बारकोड के जरिए जब उन्होंने पेमेंट जो रिसीव करी हो किसी और के खाते में चले गए। तो इस प्रकार का मामला तो जरूर सामने आया था, लेकिन जिस प्रकार की हम बात कर रहे हैं कि खरीदारी करते समय जो है फर्जी ट्रांजेक्शन के जरिए जो है वो चूना लगाने का काम किया जा रहा है, ऐसा तो रजिस्टर्ड मामला तो अभी तक जो है वो सामने नहीं है। हालांकि कल जो मामला आया है ये दुकानदारों के माध्यम से सामने आया है और पुलिस के पास इसकी शिकायत इसलिए नहीं पहुंची है क्योंकि जो पेमेंट करने वाले थे उनको उन्होंने माफी मांग ली थी और उन्होंने कहा था कि वो दोबारा पेमेंट करने के लिए तैयार हैं या उनका सामान देने के लिए तैयार है। तो दुकानदारों ने आपसी सहमति से उनको छोड़ दिया। अगर दुकानदार इसमें पुलिस के पास शिकायत करते तो हो सकता था ये मामला रजिस्टर्ड होता और इसमें जांच होती तो ही इसमें क्लियर हो पाता कि आखिरकार ये क्या मामला है। लेकिन लोगों को इस बात का, दुकानदारों को थोड़ा सा शक होने लगा है कि इस प्रकार के कोई भी मामले जो है वो हो सकते हैं। तो लोग, दुकानदारों ने अपने आप को खुद को जागरूक करने की बात कही है और दूसरे दुकानदारों को भी कहा है कि वो जागरूक बने। अगर उनके पास पेमेंट का मैसेज नहीं आ रहा है, पेमेंट खाते में नहीं आ रही है, तो वो जो है तब तक ग्राहक को रोक करके रखें और जब पेमेंट क्लियर हो जाए उसके बाद उनको सामान दे। इससे एक तो पारदर्शिता बनी रहेगी और इस प्रकार के जो शक उठ रहे हैं उनको जो है कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। तो दुकानदारों ने कहा है कि वो अपने अपने यहाँ पर अब एक नोटिस जरूर लगाएंगे कि जब वो कोई डिजिटल पेमेंट करेगा और उसका मैसेज मोबाइल पर रिसीव होगा तभी वो मान्य होगी, नहीं तो तब तक उसको माल नहीं दिया जाएगा। तो अब देखना यह है कि दुकानदार इसमें कितना जागरूक होते हैं और कितना ज्यादा इसमें एक्शन हो पाता है। ये इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। संदीप, दीपक, इसके पीछे कुछ ऐसा भी सामने आ रहा है कि कोई गिरोह सक्रिय हो सकता है, क्योंकि जब बात करते हैं इस तरह की धोखाधड़ी की तो ये देखा जाता है कि लोग धोखा तो देते हैं, वो प्लानिंग के साथ में भी काम किया जाता है। हालांकि अभी जब आप जिस तरह बता रहे हैं कि सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है और आपसी रजामंदी से किया है, लेकिन लोगों में जागरूकता के लिए पर्चे तो लगा दिए गए हैं, पर क्या नहीं लगता कि पुलिस को भी इसकी सूचना देनी चाहिए? सवाल बिल्कुल सही है संदीप, इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए, लेकिन लोगों के पास इस प्रकार का, जैसा कि मामला पहली बार सामने आया है तो उनको लगा कि वाकई में ऐसा हो सकता है, लेकिन हालांकि पहले उनको बिल्कुल बात का शक हुआ था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और हो सकता था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई भी हो, लेकिन मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा तो इसकी जांच नहीं हो पाई है। तो हम इसके लिए क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है या ये टेक्निकल फॉल्ट था। तो ये जांच का विषय तभी बनता है जब इसके पास मामला पुलिस के पास पहुंचता। लेकिन वो जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे, 3 महिला से 4 लोग थे, वो सारे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और वो यहाँ लोकल के नहीं थे और वो इनका कहना था कि वो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। तो एक ये पर्यटन नगरी है और पर्यटक यहाँ से जो है अच्छी छवि जो है लेकर के अपने राज्य में वापस लौटे। इस नजरिए को भी जो है दुकानदारों ने सामने रखा है और उनको जो है छूट दे दी है। अब पुलिस ने, जब दुकानदारों ने काम और किया है कि उन लोगों के फुटेज अपने पास संभाल लिए और अपने व्यापार मंडल के सर्कुलेशन में जो सोशल मीडिया है वहां पर उनको शेयर किया है कि अगर ये लोग कोई सामान खरीदने आते हैं या वो कोई सामान लेते हैं और उस प्रकार के ट्रांजेक्शन दिखाते हैं तो उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। तो इस पर अब जो है पुलिस की नजर बनी हुई, दुकानदारों की नजर बनी हुई है और जैसे ही इसमें कुछ अपडेट आते हैं हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल हमारा साधना चैनल भी दर्शकों से यही अपील करता है कि वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय किसी भी प्रकार से फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक बने, जागरूक रहें और दूसरों को जागरूक कर एक अपना कर्तव्य जो है वो जरूर निभाएं। संदीप और दीपक, कई बार हमने ये भी देखा है कि तो चलिए ट्रांजैक्शन फेल का मामला था या कुछ भी, इसको कैसे फिलहाल निपटा दिया गया है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि गलत बार कोड के जरिए भी स्कैन किया जाता है। इस तरह से भी धोखाधड़ी के कुछ मामले सामने आते हैं कि स्कैनर कोई और लगा दिया जाता है और पेमेंट कहीं और पहुंच जाती है। हालांकि दिखाते तो पेमेंट पहुंच गई पर अकाउंट में पेमेंट नहीं पहुंच पाती है। चलिए दीपक, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर ऑनलाइन पेमेंट का एक धोखाधड़ी वाला मामला अपने आप में सामने आया है, जहां पर खरीदारी तो की गई है और ऑनलाइन पेमेंट भी की गई है। बाकायदा पेमेंट को दिखाया भी गया है, लेकिन उसके बाद भी ये दुकानदारों पे पेमेंट नहीं पहुंची और बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग थे जो इस तरह खरीदारी कर रहे थे और 3-4 दुकानों में इन लोगों ने जाकर पेमेंट की। जब शक हुआ तो इन लोगों को पकड़ा गया। हालांकि पता चला कि बाद में कि ट्रांजैक्शन फेल का मामला ये हो सकता है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।